नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय नेमीचंद जैन महाविद्यालय दिल्ली राजरा, जिला बालोद छावा। मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर लोक प्रशासन के इकाई 3 के अंतर्गत जवाबदेही के संबंध में आज अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। जवाबदेही अर्थात उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी जो व्यक्ति या संस्था को प्रदान की गई हो। जिस तरह हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति भी जवाबदेह होते हैं, क्योंकि हम इन सब से जुड़े हुए होंगे। जैसे परिवार में यह जिम्मेदारी उसके मुखिया की होती है, समाज में समाज प्रमुख की, क्योंकि उनका ओहदा उस परिवार और समाज में श्रेष्ठ और उच्च है। इसी तरह जब हम प्रशासन के संबंध में बात करते हैं तो ये जवाबदेही प्रशासन के लिए काम करने वाले उन सभी अधिकारियों की होती है जो प्रशासन से संबद्ध होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि यह जवाबदेही जो है वह हर व्यक्ति, परिवार और समाज की देखने को मिलती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रशासन के क्षेत्र विस्तृत होने के कारण नौकरशाही की यह निरंकुशता बढ़ती ही चली जा रही है। उस निरंकुशता को बचाने के लिए तथा जन कल्याणकारी धारणा को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए लोक प्रशासन को पूर्णतः जवाबदेही बनाना आवश्यक है, ताकि जनता को जानकारी हो सके कि ये नौकरशाह किस तरह कार्य कर रहे हैं। आइए इस पश्चात देखते हैं कि ये जवाबदेहिता क्या है और किसे कहेंगे। जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व का अर्थ सरकारी अधिकारियों में निहित विवेकाधिकारों तथा प्राधिकारों की राज्य व्यवस्था के विभिन्न अंगों द्वारा बाह्य समीक्षा करना, अर्थात प्रत्येक सरकारी विभाग अपने कार्य के लिए जवाबदेह होता है और सरकारी कर्मचारी उससे भी अधिक जवाबदेह होता है, क्योंकि वास्तव में सौंपी गई मुख्य शक्तियों का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरह यह जवाबदेहिता जो है वह कहीं न कहीं विद्यमान होती है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि यह जवाबदेही जो हो रही है वो किसके प्रति है और किन कार्यों के लिए होगी। सबसे पहला है इसमें सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में नीतियां बनाने के लिए जवाबदेह होना होगा, व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं। दूसरा है इसमें शासन के कार्यक्रम, उनकी योजनाएं, उनकी सुविधा और जो सेवा जो लोगों को प्रदान की जाती है, उनके निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी जवाबदेह होना होगा। और जब हम इन कार्यों को करेंगे तो उसकी समय सीमा को ध्यान में रखने के लिए भी शासन को जवाबदेही भी निश्चित करनी होगी। अगली है, इसी तरह सरकारी कर्मचारियों को कार्य को निष्पादित करने के लिए समय सीमा का सुनिश्चय भी करना चाहिए तथा नियमों का कड़ाई से पालन भी उन्हें करना होगा। अगला है 5वां, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से यह संभव होगा कि कार्य का विभाजन हो तथा प्रशासन निष्पक्ष, न्यायोचित, जवाबदेह हो सके। अगला है 6वां, एक ऐसी पारदर्शी शासन व्यवस्था बनाई जाए कि नागरिक भी उसमें सहभागी हो सके। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यह जवाबदेही किसके प्रति होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नौकरशाही को जवाबदेही किसके प्रति होनी चाहिए। इसके लिए यह माना जाता है कि जो शासन के से संबद्ध जो कर्मचारीगण जो होते हैं वह अपने कार्य के प्रति जवाबदेह होते हैं। और यह जवाबदेही कैसी होगी और किन क्षेत्रों में होगी, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है विधायिका के प्रति। शासकीय कर्मचारियों के प्रत्येक कार्य पर संसद का नियंत्रण होता है, जिन्हें संसद चर्चा के माध्यम से, प्रतिनिधियों के द्वारा प्रश्न पूछ के, प्रश्न पूरक भी हो सकते हैं, मंत्रियों के कार्यों की आलोचना करके भी पूछी जा सकती है। सरकारी कर्मचारी इन सब के लिए उत्तरदायी होता है।
अपनी जवाबदेहिता को सार्थक बनाने के लिए इन्हें कुछ बातों का ध्यान भी रखना ज़रूर चाहिए। जैसे जो प्रश्न संसद के द्वारा पूछे जाएं उन्हें सही सही सूचनाओं पर भी आधारित हो, जो भी मुद्दे हों उस पर आपसी विचार विमर्श भी किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जनता की बातों का, विभिन्न समूहों का, हित समूहों का, मीडिया का भी ध्यान रखना उन्हें अवश्य ही चाहिए। और यह भी होना चाहिए कि जो संसदीय समितियां होती हैं उसमें मंत्रियों और नौकरशाहों को भी शामिल जरूर ही होना चाहिए। इसी के अलावा नौकरशाहों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके कार्यों में किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा है। दूसरा है संगठन के प्रति प्रशासकों की जवाबदेही संगठन के बाहर की संरचनाओं और व्यक्ति के प्रति अधिक होती है। संगठन में विद्यमान भ्रष्टाचार को सभी स्तरों पर रोकना होगा, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होगा और इसी तरह से यह भी ध्यान रखना रहेगा कि चुनाव जिस तरह से हम देखते हैं कि यह भ्रष्टाचार की जो गतिविधियां हो रही हैं उसके लिए विभिन्न विभागों में भी पूर्णकालिक जांच अधिकारी भी नियुक्त अवश्य ही किए जाएं। तीसरा है न्यायपालिका के प्रति। इसमें न्यायपालिका की प्रक्रिया ने प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों को कार्य के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए भी प्रेरित किया है। ऐसे अधिकारी जो आदेशों का पालन नहीं करते, उसकी अवज्ञा करते हैं, भ्रष्टाचार, पक्षपातपूर्ण या गैर कानूनी कार्यों के मामले में न्यायालय द्वारा राजकोष को होने वाले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति आदेश भी दिए जाए। चौथा है लेखा परीक्षा के प्रति। प्रशासन में होने वाले विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े घोटाले, उनका भंडाफोड़ भी लेखा परीक्षा के माध्यम से ही होता है और लेखा परीक्षा के दौरान मिलने वाली त्रुटियां, विवेकाधिकारों का किया जाने वाला अनुचित प्रयोग आदि और उस पर भी नज़र रखी जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ग्राहकों के प्रति। प्रजातंत्र में सरकार की ग्राहकों के प्रति अप्रत्यक्ष भी जवाबदेही होती है। जो मतदाताओं, चुने हुए प्रतिनिधियों, राजनीतिक कार्यपालिका तथा शीर्षस्थ नौकरशाही के घुमावदार मार्ग से होती हुई सरकार तक यह पहुँचती है। भारत में भी उपभोक्ता समन्वय परिषद ने देश के लिए नागरिकों के चार्टर का भी मसौदा तैयार किया है। मानव शीर्षक के अंतर्गत नागरिकों के लिए और उनके कल्याण के लिए भी जो है ये चार्टर, यह जो मानक प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कुछ बातें अवश्य ही होती हैं जो इस प्रकार हैं। जो भी मानक बनाए जाते हैं वह स्पष्ट होते हैं और ये प्रकाशित भी अवश्य किए जाने चाहिए और इन मानकों का ईमानदारी से पालन भी किया जाना बहुत ज़रूरी है। और यदि सेवाएं उपयुक्त या संतोषप्रद नहीं है या मानकों का पालन न करने की स्थिति में एक विधिवत अधिसूचित शिकायत निवारण कार्यविधि भी बनाई जानी अवश्य ही चाहिए। अब नेक्स्ट है मीडिया के प्रति। भारत में प्रिंट मीडिया को हमेशा से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आ जाने से लोक सेवकों को किसी भी स्थान पर, जैसे न्यायालय के बाहर, उनके कार्यालय, आवास, कहीं पर भी घेर कर उस संबंध में जो है उनसे जानकारी प्राप्त की जाती है और इसके लिए कैमरा और माइक का प्रयोग भी किया जाता है। तो इस प्रकार पत्रकारों के प्रति भी लोक सेवकों की जवाबदारी बढ़ गई है। अगली है नेक्स्ट है ईश्वर या अपनी अंतरात्मा के प्रति। आज लोग ईश्वर को अंतिम सत्य मानते हैं और मानव होने के कारण लोक सेवक की ईश्वर के प्रति जवाबदेहिता भी बढ़ गई है। चाहे कितने भी कोई भी बात क्यों न हो, इसके लिए हर व्यक्ति को अपने अंतरात्मा की आवाज़ अवश्य ही सुनाई देती है और वह कोई भी ऐसा गलत कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आइए हम इसके पश्चात देखते हैं जवाबदेही के कुछ उपकरण भी बताए गए हैं। जैसे हम देखेंगे कि प्रशासन को कुशल और प्रभावकारी यदि बनाने हैं तो इसके लिए अधिक से अधिक जवाबदेही के साधनों को हमें खोजने की ज़रूरत है। किसी भी संगठन के अंदर
नौकरशाही को जवाबदेही बनाने के लिए पद सौंपान, निरीक्षण, नियंत्रण, परीक्षण आदि होते हैं। राजनीतिक जगत में प्रेस, मीडिया, राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह व अनेक सामाजिक संगठन जो बाहर से भी प्रशासनिक गतिविधियों एवं नौकरशाही की पर अपनी निगाहें जमाए रहते हैं। इसी तरह से सूचना का अधिकार नौकरशाही को उनके कार्य के प्रति भी जवाबदेही बनाने के लिए होता है। आगे हम देखेंगे जवाबदेही के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। इनमें सबसे पहला है सांगठनिक या संगठन के प्रति जवाबदेही। पहला है यह संगठन जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी जुड़े हुए होते हैं। यह पद सौंपान की प्रणाली पर आधारित होती है और इसलिए यह पद सौंपान पर आधारित प्रणाली के अनुसार ही जवाबदेही भी होगी, जिसमें नीचे के पद को अपने ऊपर के पद के लिए जवाबदेह होना पड़ता है। दूसरा होता है वैधानिक। प्रशासन सभी कार्यकलाप, विधान एवं नीतियों और नियमों से जुड़ा हुआ होता है, अतः प्रशासन एवं प्रशासकों को वैधानिक आधार पर विधायिका एवं न्यायपालिका के प्रति भी जवाबदार होना पड़ता है। प्रशासन व नौकरशाहों को वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है और उन्हें दंडित भी किया जाता है। तीसरा है व्यवसाय। आधुनिक समय में अनेक प्रकार के व्यावसायिक विशेषज्ञों की सलाह भी समय समय पर शासन के द्वारा ली जाती है। जैसे ये व्यावसायिक विशेषज्ञ होते हैं डॉक्टर हैं, इंजीनियर, मनोवैज्ञानिक, विशिष्ट प्रौद्योगिक विशेषज्ञ आदि। उनके कार्य करने का तरीका और उनका नज़रिया जो है बिल्कुल व्यावसायिक दृष्टिकोण पर ही आधारित होता है। इसीलिए जनहित के संबंध में ये इनका जो नज़रिया है वह अपनी व्यावसायिक पृष्ठभूमि से प्रभावित भी होता है। अतः प्रशासन एवं इसके दृष्टिकोण में एक व्यापक संतुलन लाने की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट है राजनीतिक जवाबदेही। लोकतंत्र में लोक प्रशासन के प्राथमिकताओं के निर्धारण करने में, संसाधनों के आवंटन एवं पुनर्वितरण, विधानों, नियमों, नीतियों आदि निश्चित करने के लिए कार्यों का निष्पादन करते हुए तथा इसके लिए कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के समक्ष नियमों के परिचालन के प्रदर्शित तथ्य के प्रति उन्हें उनके प्रश्नों का भी जवाब देना होता है और इस तरह से जनहित की साधना करने की राजनीतिक जवाबदेही भी लोक प्रशासन की ही होती है। अगली है नैतिक जवाबदेही। नैतिक जवाबदेही जिसमें लोक प्रशासन के केंद्रीय तत्व के रूप में उभरा होना आवश्यक है, क्योंकि नैतिकता के मूल्यों का मापदंड ही इस प्रशासन को स्वच्छ भी रखता है। हम देखते हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है और इसके लिए जनमानस, प्रेस, मीडिया और सामाजिक संगठन भी प्रशासन और सार्वजनिक मामलों में नैतिक जवाबदेही की मांग भी प्रस्तुत करना चाहते हैं और यह दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से विधायिका, न्यायपालिका एवं प्रशासन पर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है एवं परोक्ष रूप से प्रभावी जनमत के निर्माण की दिशा में भी कार्यरत है। तो ये थे जवाबदेही के कुछ रूप और अंत में हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन को जवाबदेह और उत्तरदायी बनाना है तो ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जवाबदेह कैसे हो सके, कैसे उत्तरदायी बनाया जा सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये निरंकुश शासन में परिवर्तित भी हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार लोक प्रशासन पर मंत्रिमंडल नियंत्रण, संसदीय वाद विवाद, विधायी समितियों द्वारा परीक्षण, मीडिया के द्वारा सूक्ष्म छानबीन, लोकपाल विधेयक आदि ऐसी अनेक संस्थाओं का विकास हुआ है, ऐसी अनेक संस्थाओं का जो विकास हुआ है उसके लिए जवाबदेही को सार्थक बनाए जाने की ज़रूरत है और जनता का भी यह उत्तरदायित्व है कि इस कार्य में शासन को वह अपना सहयोग अवश्य ही प्रदान करें। धन्यवाद।